हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले मैथ्स पैडागोजी या गणित शिक्षा शास्त्र के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन इस एक सिंगल वीडियो में गणित और शिक्षा शास्त्र है उनके सभी पॉइंट्स को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इस सिंगल वीडियो में आपका ये पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। फ्रेंड, अगर चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही अच्छे से लगभग सभी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करा रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको अच्छे से गाइड करते रहेंगे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्योंकि पढ़ रहे हैं मैथ्स पैडागोजी या गणित शिक्षा शास्त्र, तो सबसे पहले जान लेते हैं जल्दी से कि एक्चुअल में गणित है क्या, है ना, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मैथ्स की अपनी एक भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य है गणितीय जो तथ्य है ना, मैथमेटिकल जो टर्म्स होते हैं, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। तो गणित की अपनी एक गणितीय भाषा होती है जो उनके विशेषकर उनके जितने भी तथ्य है, जो गणितीय प्रत्यय है, उनके सिद्धांत है, उनके सूत्र है, उनके बेस पर वो जन्म लेता है। उनके बाद हम आगे चलेंगे गणित की कुछ परिभाषाओं पर। तो देखिए, गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का एक विज्ञान है। देखिए, गणित क्या है? अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का एक विज्ञान है जिसकी सहायता से हमें परिणाम, दिशा या स्थान का बोध होता है। गणित स्थान तथा संख्याओं का एक विज्ञान है। गणित क्या है? स्थान तथा संख्याओं का एक विज्ञान है। यह मापन, परिमाण तथा दिशा का ज्ञान है। ठीक है, मापन का, परिमाण का तथा दिशा का एक ज्ञान है गणित। गणित घटनाओं का एक विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखते रहिए क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। यह विज्ञान का एक मूर्त रूप है। गणित क्या है? विज्ञान का एक मूर्त रूप है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, गणित क्या है? तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के अध्ययन में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित के अध्ययन से क्या होता है? हमारे माइंड में ना तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह आगमनात्मक तथा प्रयोग का एक विज्ञान है। यह क्या है? आगमनात्मक तथा प्रयोग का एक विज्ञान है। चलिए अब हम चलेंगे कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा गणित के फील्ड में या गणित से रिलेटेड जो परिभाषाएं दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्शल एच स्टोन ने क्या कहा है गणित के विषय में। तो मार्शल एच स्टोन ने कहा है कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये मार्शल एच स्टोन। देखिए, अलग अलग जो जितने भी गणितज्ञ हैं ना, उन लोगों के परिभाषा पूछे जाते हैं या वैज्ञानिकों के परिभाषा पूछे जाते हैं, है ना। तो मार्शल एच स्टोन ने क्या कहा? गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, दूसरा देखिए, रसेल के अनुसार, बर्ड रसेल ने क्या कहा है? गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही आज जान पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सत्य है। ठीक है, ये किसका कथन है? ये कथन है बर्ड रसेल का। क्या कहा इसने? गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही आज जान पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सत्य है। ठीक है, मतलब ये पूरा एक कथन हो गया गणित के विषय में किसका? बर्ड रसेल का। देखिए, अलग अलग वैज्ञानिकों के अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है किसी विषय को लेकर। गैलीलियो ने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है, कि क्या कहा है गैलीलियो ने? गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। देखो, गैलीलियो है तो किससे रिलेटेड बात करेगा भाई? ब्रह्मांड से रिलेटेड बात करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ब्रह्मांड की खोज किसने किया था? प्रथम गैलीलियो ने ही किया था, है कि नहीं। चलो आगे हम चलेंगे। लॉक के अनुसार क्या है? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ठीक है, बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। किसने कहा? लॉक ने। हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ऐसे जो छोटे छोटे विचार होते हैं ना, या छोटे छोटे परिभाषाएं होते हैं ना, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो याद रख लेना, हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। रोजक बेकर ने क्या कहा है? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो, है ना। सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है क्या? गणित। किसके अनुसार? रोजर बेकन के अनुसार। प्रोफेसर बॉस के अनुसार हमारी पूरी सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसके वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान ही है ना। ये किसने कहा है? प्रोफेसर बॉस ने कहा है। तो इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट जो वैज्ञानिक है उन लोगों के अभी हमने देखा परिभाषाएं किससे संबंधित? गणित से संबंधित। चलिए अब हम देखेंगे गणित के जो हमारे सिलेबस में सबसे पहला इकाई है गणित की प्रकृति को। ठीक है, देखिए, गणित की अपनी एक भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य, जैसे कि हमने ऊपर देखा ना, भाषा का तात्पर्य गणितीय साइन और ये सारी चीजें होती हैं। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता
है। गणित में किसका ज्ञान प्राप्त करते हैं आप लोगों को पता है, संख्याओं का, स्थान का, दिशा का, मापन तथा मापतौल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी जगह पर सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। अभी हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, बेसिकली हम देख रहे हैं गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति मतलब गणित का क्या प्रकृति होता है। तो पहले हमने देखा भाई कि गणित की अपनी एक भाषा होती है ना। दूसरा हमने देखा कि गणित में संख्याओं का, स्थानों का, दिशा का, इन सब का क्या किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तीसरा हम देखेंगे कि गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर ना एक समान होते हैं। गणित की एक अपनी विशेष प्रकृति ये है कि इसके जितने भी सूत्र, फार्मूला और सारी चीज़ें होती हैं ना, वो सब जगह पर एक समान होते हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग नहीं होता, जिससे उनकी सत्यता तथा सत्यता की जांच किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, गणित के आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां है। गणित के ज्ञान का आधार क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां है। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उन पर विश्वास किया जा सकता है। गणित के ज्ञान का आधार ना निश्चित होता है जिसके कारण से उन पर किसी भी तरह का डाउट नहीं होता है ना। अगला देखते हैं 5th नंबर के प्रकृति को गणित का। गणित का ज्ञान यथार्थ है, क्रमबद्ध है, तार्किक है तथा अधिक स्पष्ट है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है ना। गणित का ज्ञान कैसा है, यथार्थ है, क्रमबद्ध है, तार्किक है और लॉजिकल है। ठीक है, एवं क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं गणित के प्रकृति का। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या की जाती है। गणित में क्या किया जाता है, अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जितने भी वातावरण में जो भी चीज़ें पाई जाती है ना, सभी चीज़ों का परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकालते हैं किसमें, गणित में। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उनका एक संभावित उत्तर निश्चित रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संभावित उत्तर निश्चित रहता है गणित में। ठीक है, उत्तर निश्चित रहता है, आप लोगों को पता है गणित में, है ना। ये इसकी प्रकृति है। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। ठीक है, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भी विकास होता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। 13 नंबर है, हम क्या देख रहे हैं अभी, गणित की प्रकृति देख रहे हैं। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। गणित के ज्ञान से बालकों में क्या होता है, प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना, है ना। ऐसी भावना, ऐसा दृष्टिकोण जिससे अप्रिशिएट कर सके दूसरों को, दूसरों की प्रशंसा भी कर सके। इसमें प्रदत्तों तथा अथवा सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। गणित में क्या किया जाता है, सूचनाओं वगैरह या संख्यात्मक जो भी सूचना या इन्फॉर्मेशन है उसको आधार मानकर ना संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। लास्ट है, गणित का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। गणित का उपयोग इन सभी विषयों में भी किया जाता है। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। आखिरी पॉइंट है गणित की प्रकृति का। इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। बालकों में क्या विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। चलिए अब हम चलेंगे अगले पॉइंट में, गणितीय विचार हमारे मन में किस तरह से उत्पन्न होते हैं। देखिए, गणितीय अवधारणाओं के स्वरूप के ना 3 पहलू होते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से व्यापक की ओर तथा सोपान क्रमिक या क्रमिक संरचनाएं। ये तीनों किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोजों में देखे जा सकते हैं, मतलब कोई भी क्षेत्र में इन तीनों को देखे जा सकता है। गणित के ये तीनों पहलू को, कौन कौन सा पहलू है, पहला तो हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर, दूसरा हो गया विशिष्ट से व्यापक की ओर, और तीसरा पहलू हो गया क्रमिक संरचना का एक सिद्धांत है ना, या सोपान क्रमिक संरचना का एक सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं या इन तीनों पहलुओं को एक एक करके जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आप अक्सर क्वेश्चन देखे होंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर का जो सिद्धांत है वो क्या है, देखो, और अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखे होंगे, है ना। सभी ज्ञान की तरह गणित भी हमारे ठोस अनुभवों से विकसित होता है, जैसे त्रिविमी आकार या गोलाई तथा गोल की संरचना। देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर सीधा सा और सिंपल सी बात आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। जितनी भी ऐसी चीजें हैं, सबसे पहले हमको गणित सीखना है या किसी भी चीजों का अवधारणा बनाना है ना, तो मूर्त चीज़ों को पहले सीखते हैं, या जब बच्चों को सिखाना है तो मूर्त चीज़ों को पहले सिखाया जाता है ना। उसके बाद ही उन लोगों में अमूर्त विचारधाराएं उत्पन्न होती है, या जो अमूर्त अवधारणा है उसका विकास किया जा सकता है। यह गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर भी कहा जाता है। मतलब ये जो मूर्त से अमूर्त वाली जो पहलू है ना गणित का, है ना, इसको क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का सिद्धांत भी कहा जाता है।
हम अपने चारों ओर कई तरह के वस्तुओं को देखते हैं और अब हम पाते हैं कि उसमें से कुछ वस्तुएं जैसे गेंद, संतरा, लड्डू में से इन सब में एक ही प्रकार की नियमितता है, यानी कि गोलाई। और हम इस प्रकार अपने दिमाग में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित कर लेते हैं, है ना। जैसे हमको अमूर्त, अगर हम अमूर्त में बोले गोला, तो गोला क्या है, हमको इसकी संकल्पना या अवधारणा समझ में नहीं आएगा या बच्चों को हम नहीं समझा पाएंगे। लेकिन हम जब उसको मूर्त रूप में दिखाएं, है ना, जैसे हम कोई संतरा दिखाएं, लड्डू दिखाएं, गेंद दिखाएं और ये बताएं कि इसको बोलते हैं गोला या गोलाई, ठीक है, तो फिर ये बच्चे क्या होंगे, वो मूर्त रूप में उसको देखेगा और फिर गोला की जो अवधारणा होती है ना, उसको वो समझ जाएगा। तो इस तरह से जो गणित की एक प्रमुख सिद्धांत है कि वो मूर्त से अमूर्त की ओर चीज़ों को सिखाती है। अगला हम देखते हैं विशिष्ट से व्यापक की ओर। विशिष्ट से व्यापक की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए प्राकृत संख्याओं और भिन्नों से संबंधित एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे जैसे मूर्त वस्तुओं और पदार्थों से प्राप्त अमूर्त विचार व्यापक होते जाते हैं, वैसे वैसे उनमें शामिल अवधारणाओं का भी विस्तार होता है। मतलब देखिए, जैसे कुछ भी चीज़ों को, कोई विशिष्ट चीज़ों का हमें अवधारणा बना, है ना, और उस अवधारणा के बनने के बाद ना उससे उस जो संबंधित चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड और भी डिटेल हमको समझ में आने लगता है या उनके बारे में डिटेल हम जानने लगते हैं। पहले तो एक विशिष्ट बात, एक सामान्य सिंपल सी बात जान ली उससे रिलेटेड, है ना, कि ये चीज़ ऐसा है, फिर उससे रिलेटेड ना व्यापक बातें हम समझने या जानने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं विशिष्ट से व्यापक की ओर। देखिए, क्या एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब हम कहते हैं पूंछ, है ना, जब भी हम क्या शब्द बोलें, पूंछ, तो जब भी हम पूंछ शब्द बोलें तो हमारी आंखों के सामने ना एक तस्वीर आ जाती है पूंछ का, और ये घोड़े की पूंछ, बंदर की पूंछ या कुछ भी पूंछ हो सकती है, कोई भी पूंछ अलग अलग दिखाई दे सकता है। तो पूंछ की अवधारणा से हम परिचित हैं और वो जो पूंछ की अवधारणा है ना, वो हमारे अवधारणा में बहुत व्यापक रूप ले लिया है कि पूंछ कितने तरह के, कौन कौन से तरह के और कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब इसमें हम पूंछ के विभिन्न प्रकार व उनके अलग अलग गुणों के बारे में सोचने लगते हैं, है कि नहीं। जैसे कि मैंने पूंछ बोला, बहुत सारे अलग अलग अवधारणाएं आपके माइंड में आने लगी। इसी प्रकार गणित में हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचकर उनके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। जैसे द्विमीय आकृति के बारे में बात करते हैं तो हम वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि के बारे में सोचते हैं तथा उनके गुण धर्मों के बारे में विचार करते हैं। मतलब ये है कि गणित ना क्या होती है, विशिष्ट से व्यापक की ओर चलती है। गणित की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो विशिष्ट बातें हैं या उस स्पेशल या विशेष उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर उनसे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ हैं या व्यापकता है, उनके बारे में अवधारणा या परिकल्पना हमारे मन में बनने लगता है। तो ये कहलाती है विशिष्ट से व्यापक की ओर, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। सोपान क्रमिक संरचनाएं। सोपान क्रमिक संरचनाएं, इसका अर्थ होता है चरणबद्ध। मतलब सोपान क्रमिक मतलब एकदम सिंपल सी बात हो गया, चरणबद्ध या क्रमबद्ध। जैसे जैसे हम मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से व्यापक की ओर जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी अवधारणाओं में विस्तार होते रहता या होते जाता है। जैसे कि हम संख्या पद्धति को क्रमवार सीखते हैं, पहले प्राकृत संख्या सीखते हैं, फिर पूर्ण संख्या सीखते हैं, फिर पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से गणित में ना चीज़ों को क्रमवार क्रमिक विकास के साथ पढ़ते हैं। इसी को क्रमिक विकास का सिद्धांत भी अपन बोल सकते हैं, है ना। मतलब क्रमवार होता है गणित में भी, जो हमारी अवधारणाएं हैं ना वो कैसे बनती हैं, सोपानबद्ध या क्रमबद्ध बनती है। सबसे पहले हम छोटी चीज़ों को सीखते जाते हैं, फिर और भी उनके बाद आगे की चीज़ों को सीखते जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर तीनों एक गणित के जो भी अवधारणाएं हैं उनको हमको स्पष्ट करती है। मूर्त से अमूर्त की ओर अवधारणा, विशिष्ट से व्यापक की ओर, और सोपान क्रमिक संरचनाओं का सिद्धांत, है ना। चलिए इसके बाद हम आगे चलेंगे, जो इकाई 2 में गणित सीखना, सिखाना व आकलन है उसको देखते हैं। देखिए सीखने का मॉडल क्या सिखाता है हमको या क्या बताता है गणित में। देखो सीखने की जो अवधारणा है ना वो अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। पहला एक एग्जांपल देखिए, एक शिक्षक है पूरे कक्षा को एक सुर में जोड़ के बारे में या जोड़ के कथनों के बारे में सिखाने लगता है, तो उनको बार बार दोहराने को कहता है। और शिक्षक का यह मानना होता है उस शिक्षक का कि इससे बच्चों में ना ये बच्चे ना इससे जोड़ को सीख जाएंगे। मतलब उनको रटा रहे हैं, बार बार बोलकर उनको क्या कर रहे हैं, रटा रहे हैं, है कि नहीं। दूसरी तरफ एक और शिक्षक है जो बच्चों को क्या करता है, उनको भी जोड़ ही सिखाना है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बच्चों को एक कुछ मोतियाँ दे देते हैं उन्हें खेलने के लिए, है ना, और इन मोतियों से माला बनाते हैं, बच्चे मोतियों को गिनते हैं, उनमें अन्य गतिविधियां भी कराते हैं, जैसे छोटी छोटी तीलियों को गिनना, उनके समूह बनाना। हर चरण में उनसे बात करता है, उनको समझाता है ना, कि वे क्या कर रहे हैं, और बच्चे को बताते जाते हैं, उन पर कमेंट करते जाते हैं कि आपको अच्छा कर रहे हो या क्या कर रहे हो, है ना।
उनको लगता है कि यह सबसे बढ़िया तरीका है जिनसे बच्चे स्थानीय मान सीख सकेंगे। तो सीखने का जो हमारा तरीका है ना, सीखने सिखाने का जो अलग अलग लोगों में व्यक्तिगत तरीका है वो अलग अलग होते हैं। कोई रटा कर सिखाते हैं, कोई किसी चीज़ को समझा कर या गतिविधियों के माध्यम से सिखाते हैं। जाहिर है इनमें वे सारी बातें शामिल होंगी कि बच्चे कैसे सीखेंगे, इस पर आपकी सोच, आपके पढ़ाने के तरीके, आपकी जो भी विचारधाराएं हैं है ना बच्चों के प्रति या सिखाने के प्रति, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर होती है या इसमें समाहित होती है ना। सिखाने की प्रकृति तथा इनके बारे में आपकी समझ कि सीखने का मतलब क्या है, ये सभी चीज़ें क्लियर होता है ना। देखो आगे हम देखते हैं कि इन सभी चीज़ों में या सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें आती है। तो सीखने के मॉडल या गणित सीखने की जब भी बात करते हैं ना, तो हमको क्या क्या देखनी चाहिए। पहला चीज़ तो ये कि भाई बच्चे गणित को या किसी भी चीज़ को कैसे सीखते हैं, विषय वस्तु की समझ कितनी है बच्चों में, और सीखने की क्या समझ या सीखने के जो तरीके हैं वो कैसे हैं या वो किस तरह से है ना। हमने दो तरीके बताया सीखने की अवधारणा या सीखने की समझ के बारे में। पहला हमने देखा कि एक टीचर बच्चों को बार बार इस एक ही चीज़ को दोहराकर सिखाने की कोशिश करता है, और उसी चीज़ को दूसरा टीचर ना एक गतिविधियों के माध्यम से सिखाने की कोशिश करता है ना। चलिए अब हम चलेंगे सीखने से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं व मॉडल कि कौन कौन से अलग अलग मॉडल या अवधारणाएं होती है सीखने को लेकर या सिखाने को लेकर। ठीक, चलो देखते हैं। ये अवधारणाएं आप लोगों को पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 3 अवधारणाओं के बारे में हम बात करेंगे, बैंकिंग मॉडल या जिसको रटना भी बोलते हैं, प्रोग्रामिंग मॉडल और रचनावादी मॉडल। ठीक, देखिए सबसे पहले देखते हैं बैंकिंग मॉडल या सीखना यानी रटना क्या होती है। ठीक है, चलो इस मॉडल में सीखने वाले से उम्मीद यह की जाती है कि पढ़ाए गए प्रश्न के उत्तर उगलने की अपना क्षमता का उपयोग करें। देखो सारी चीज़ों को रटो है ना, पूरा ब्रेन में डालो सारी चीज़ों को, बुक में जो लिखा है उसको, और क्या करो जहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ रही है ना वहाँ पर उसको निकाल दो। ये होती है बैंकिंग मॉडल। इस मॉडल के तहत न सिर्फ पहाड़े बल्कि ज्यामिति के प्रमेय के सत्यापन भी रटे जाता है। रटंत बैंकिंग मॉडल मतलब रटंत प्रणाली, गणित की रटंत प्रणाली, सिंपल सी बात, बस इतना ही रटना। रटंत प्रणाली को क्या बोलते हैं, बैंकिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, सीखने वाले को प्रमेय और सत्यापन चरण दर चरण रटा दिए जाते हैं, और उसने कहा जाता है कि वे बार बार दोहराया मतलब रटवाया जाता है। याद करने को सीखने के बराबर माना जाता है, मतलब में क्या माना जाता है, याद करना। रटना को ना सीखने के बराबर माना जाता है। ढेर को किताब से निकाल कर दिमाग में रखना और परीक्षा के समय उसे दिमाग से निकाल कर उत्तर पुस्तिका में हूबहू उतार देना ही सीखने का बैंकिंग मॉडल कहलाता है ना। बैंकिंग मॉडल क्यों बोलते हैं भाई, बैंकिंग मॉडल में जिस तरह से धन को रखा जाता है ना, जैसे देखो किसी बैंक की तरह याददाश्त में तथ्य रखे जा रहे हैं व निकाले जाते हैं। शिक्षक छात्रों के दिमागी बैंक में जमा कर दिए जाते हैं, जो भी तथ्य है उसको छात्र के दिमाग में जमा कर देते हैं, और छात्र फिर उसे ज़रूरत के समय निकाल कर उसमें यूज़ कर रहता है परीक्षा के समय। ठीक है, तो दिमाग खाली हो गया, फिर जो भी चीज़ें था वो दिमाग में भरा था वो निकल गया। अवधारणा या समझ की कोई बात यहाँ पर नहीं होती। पाउलो फ्रेरे ने सबसे पहले इसे बैंकिंग मॉडल का नाम दिया था, ये इंपॉर्टेंट है हाँ, याद रखिएगा। बैंकिंग मॉडल को का नामकरण किसने किया था, सबसे पहले किसने इनको बैंकिंग मॉडल बोला था, तो पाउलो फ्रेरे ने सबसे पहले इन्हें बैंकिंग मॉडल का नाम दिया था, याद रखेंगे आप। चलिए अब अगला हम देखते हैं, सेकेंड मॉडल है सीखना यानी प्रोग्रामिंग मॉडल। प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है वो देखो, निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है। कोई भी निर्देश है उसको याद करके उसको पालन करना, फॉलो करना जो भी निर्देश है उसको। इसमें सीखना ना टुकड़े टुकड़े में होता है, छोटी छोटी चीज़ों को सिखाया या इसमें भी रटाया ही जाता है एक्चुअल में। बच्चों को रैखिक ढंग से पढ़ाएंगे, लाइन से रैखिक ढंग से पढ़ाएंगे, छोटे छोटे चरणों के जरिए उन्हें सरल से कठिन की ओर ले जाएंगे। बच्चों को एक वक्त पर एक ही सवाल दिए जाते हैं। सवाल ऐसा रहेगा कि एक ही विधि का प्रयोग होगा, एक ही नियम पद्धति का प्रयोग होगा, है ना। उसके बाद आगे देखो, मिले जुले सवाल नहीं होंगे भाई, एक ही तरह के सवाल बताया जाएगा। सिर्फ वही सवाल चुने जाएंगे जिनसे दी गई विधि का इस्तेमाल होगा। मतलब एक सपोज एक फार्मूला बता दिया गया, अब सिर्फ और सिर्फ ना उसी फार्मूला से रिलेटेड ही सवाल दिए जाएंगे, कोई भी विधि में फेरबदल नहीं होगा। जो बच्चे नहीं सीख पाए उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए सिर्फ इतना करेंगे कि उसी प्रोग्राम पर कुछ और उदाहरण देकर, कुछ और समय लगाकर उसको और सेम उदाहरण, कोई दूसरा कदम नहीं, कोई दूसरा चीज़ें नहीं, है ना। अतः इस नज़रिए को ना प्रोग्रामिंग मॉडल कहना ठीक होगा। इस मॉडल और बैंकिंग मॉडल में कई समानताएं हैं। मतलब इस मॉडल में भी ना विशेषकर बच्चों की अवधारणा बोध या समझ में या कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में ध्यान नहीं दिया जाता। बेसिकली इसमें भी ना चीज़ों को रटाया या उनको याद कराने पर ही जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल। दोनों मॉडल में थोड़ा सा समानताएं देख लेते हैं, लगभग एक ही तरह के दोनों मॉडल। दोनों ही मॉडल विचार के बनने की प्रक्रिया पर फोकस नहीं करते, विचार के मतलब अवधारणा पर फोकस नहीं करते। नई जानकारी को समझने और व्यवस्थित करने की क्षमता
ये दोनों ही मॉडल नहीं समझाते। ये दोनों मॉडल अनुमान लगाना, तर्क करना, परिकल्पना करना जैसे कौशलों को महत्व नहीं देते। शिक्षक द्वारा पूछी गई जानकारी में गलती करने पर दंड और सही करने पर इनाम की व्यवस्था दोनों मॉडल में होती है। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों मॉडल क्या है, पुरानी शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा पद्धति जो चलती थी ना, रटन प्रणाली है ना, या तो बच्चों को दंड देकर सिखाने वाली पद्धति जो चलती थी, उस मॉडल पर आधारित है, या ये वो जो पद्धति थी ये इन्हीं मॉडल पर आधारित है। कौन सा? बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल पर। अब आएंगे मॉडर्न शिक्षा पद्धति में यूज होने वाले मॉडल पर, जिसको बोला जाता है रचनावादी मॉडल। क्या बोला जाता है? रचनावादी मॉडल। ये करंट जो टीचिंग पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें क्या है देखिए, 1920 के लगभग प्याजे ने यह समझ बनाई कि बच्चों द्वारा की गई गलतियां हमें बताती हैं कि वे कैसे सोचते हैं, और वो गलतियां उनके गणितीय सोच में झांकने का एक उम्दा झरोखा है। मतलब प्याजे ने बोला कि भाई बच्चे जो भी गलती कर रहे हैं उनसे वो सीखेंगे, गलती से ही सीखी जाती है। सीखने का यह नज़रिया जो सीखने वालों को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियकर्ता मानता है, रचनावादी मॉडल कहलाता है। सीखने वाले या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में गलती को एक प्रक्रिया माना जाता है। इसके तहत गलती क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक चरण है। ठीक है, बच्चा गलती करेगा तभी सीखेगा, ये माना जाता है इस मॉडल के तहत। इसमें बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क बनाकर अपनी समझ का निर्माण करते हैं। इसमें बच्चे विभिन्न पहलुओं पर सोचने को भी प्रेरित होते हैं। कुछ न कुछ सीखना जारी रहता है, वह व्यर्थ नहीं जाता, वह चाहे प्रमेय हो या पैटर्न हो या कुछ भी चीज़ हो, मतलब कंटिन्यूसली सीखने पर इसमें जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये बोलना सही होगा कि जो रचनावादी मॉडल है ना, वो कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक रूप से बच्चों को सिखाने में, क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ के माध्यम से सिखाने में है ना, या उनकी समझ विकसित करने में ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, और ऊपर के जो दो मॉडल हैं उनसे कहीं ज़्यादा वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से ये उपयोगी है, और इसी मॉडल के हिसाब से बच्चों को वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार सिखाने का या पढ़ाने का क्या निर्देशन दिया जाता है विभाग के द्वारा, है ना। और वर्तमान में यही प्रणाली क्या है, ज़्यादा सबसे सफल प्रणाली है। कौन सा मॉडल? रचनावादी मॉडल, है ना। क्रिएटिविटी इससे बनती है। गणित के कक्ष में रचनावादी की अगर हम बात करें तो रचनावाद से है कि छात्र अपने अनुभव के आधार पर तथ्यों और तत्वों को जाने और ज्ञान का निर्माण में संलग्न हो। सीखना एक सतत, सहज एवं निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिनसे सीखने वाले अपने वातावरण से परस्पर अंतःक्रिया करते हुए स्वयं के अनुभव से सीखते हैं। प्रयोग वगैरह में भी विशेष ध्यान दिया जाता है रचनावादी मॉडल में, ठीक है, या स्वयं करके सीखने में विशेष ध्यान दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं गणित पैडागोजी से रिलेटेड। गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा है अंकगणित। गणित विषय की विशेषता तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता एवं शुद्धता है ना। गणित विषय की विशेषता क्या है? तर्कपूर्णता, परिणाम और निश्चित शुद्धता। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण ब्लूम द्वारा दिया गया है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया? ये कुछ विशेष पॉइंट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो है। और शून्य के आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से कुल गणित पैडागोजी, मैथ्स पैडागोजी में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने कोशिश किया है कि आपको बहुत ही अच्छे से सारे चीज़ों को समझा पाए, सिखा पाए, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके गणित पैडागोजी में उनको आप सॉल्व कर पाए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड, अगर सारी चीज़ें अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। चैनल में अगर न्यू है और हमारे साथ इसी तरह से और भी आगे आप सीखना चाह रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आगे आने वाले समय में हम आपको बहुत ही अच्छे तरह से गाइड करते रहेंगे। इन फ्यूचर जितने भी एग्जाम्स होंगे आपके उनमें आपको इसी तरह से सिखाते या समझाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।